नमस्कार, स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है राज्यसभा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने। उन्होंने बाल संरक्षण और कल्याण को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पूछा कि बाल तस्करी से निपटने और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। पालन पोषण, देखभाल और दत्तक ग्रहण प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार इस संबंध में कोई नई नीतियां लागू कर रही है। यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। मंत्रालय बेघर बच्चों की समस्या का किस तरह से समाधान कर रहा है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तक पहुंच प्रदान कर रहा है। इस सवाल का जवाब दिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(14) के अनुसार कोई भी बच्चा जो तत्समय लागू श्रम कानूनों के उल्लंघन में कार्य करते हुए पाया जाता है या भीख मांगते हुए या बेघर और असुरक्षित पाया जाता है एवं जिसके नशीली दवाओं के सेवन या तस्करी में शामिल होने की आशंका है, अन्य बातों के साथ साथ उसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में शामिल किया गया है। जेजे अधिनियम 2015 में इन बच्चों को संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा प्रदायगी संरचनाओं का एक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास एवं समाज में पुनः मिलाने के लिए मिशन वात्सल्य योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत दुर्व्यापार किए गए बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखरेख के माध्यम से विभिन्न पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना एवं रख रखाव के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 संकट में फंसे बच्चों के लिए एक आपातकालीन फोन आउटरीच सेवा है, जो उन्हें आपातकालीन और दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती है। संकट में फंसे किसी भी बच्चे या बच्चे की ओर से उसके लिए कोई वयस्क द्वारा 4 अंकों का टोल फ्री नंबर 1098 डायल करके इस सेवा का लाभ उठा सकता है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन राज्य और जिला अधिकारियों के समन्वय से संचालित हो रही है और यह गृह राज्य मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकृत है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 31/3/2023 को सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को मानक संचालित प्रक्रिया जारी की है। सभी 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में 24 घंटे काम करने वाले महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। मंत्रालय ने सभी डीसीपीयू में 762 चाइल्ड हेल्पलाइन इकाइयों को मंजूरी दी है। 135 रेलवे स्टेशन और 16 बस स्टैंड्स पर बाल सहायता डेस्क को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल दुर्व्यापार से निपटने और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने बाल देखरेख संस्थानों में बड़े बच्चों की पालन पोषण देखभाल के कार्यान्वयन के लिए 26/4/2024 को पालन पोषण देखभाल दिशा निर्देश 2024 परिचालित किया है। जहां तक गोद लेने का संबंध है, भारत सरकार द्वारा दत्तक ग्रहण विनियम
2022 अधिसूचित किया गया है। दत्तक ग्रहण विनियम में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गोद लेने के आदेश जारी करना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति का निर्धारण करना, राज्य आधारित रेफरल प्राथमिक व्यवस्था शुरू की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रक्रिया में बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दत्तक ग्रहण का कार्य बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं अन्य बातों के साथ साथ आयु, उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि सेवाएं प्रदान करती हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत खुले आश्रयों को जिले की आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर अल्पावधि के लिए मादक पदार्थों की लत वाले बच्चों सहित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल हेतु सहायता दी जाती है। खुले आश्रय गुमशुदा, दुर्व्यापार किए गए, काम करने वाले, बेघर, बाल भिखारी, किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों, अनधिकृत क्षेत्रों, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों, प्रवासी आबादी के बच्चों, सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों इत्यादि को सहायता प्रदान करते हैं। इन आश्रयों का उपयोग कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने, परामर्श देने एवं जीवन कौशल प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें बेघर होने से बचाया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किए गए बाल स्वराज पोर्टल बेसहारा बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और तत्समय की डिजिटल निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जिला बाल संरक्षण एककों और महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभागों के प्रधान सचिवों को व्यक्तिगत लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान किए गए हैं ताकि वे विभिन्न चरणों में अपेक्षित आंकड़े प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत में बाल दुर्व्यापार से निपटने के लिए उल्लंघनों की जांच करके, कानूनी कार्यवाही की सिफारिश करके और बाल अधिकारों पर जागरूकता एवं अनुसंधान को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें दुर्व्यापार से संबंधित मामले भी शामिल हैं। आयोग सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत अपने अधिदेश के अनुसार उन सभी कारकों की समीक्षा करता है जो दुर्व्यापार और अन्य प्रकार के शोषण से प्रभावित बच्चों के अधिकारों को बाधित करते हैं और साथ ही उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश भी करते हैं। आयोग बच्चों के दुर्व्यापार के संबंध में संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखों का भी अध्ययन करता है और मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा करता है और बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करता है। आयोग शिकायतों की जांच भी करता है और बाल दुर्व्यापार के मामलों जो इसकी जानकारी में आते हैं उन पर और बाल दुर्व्यापार से निपटने के संबंध में उपलब्ध कानूनों, विधानों, योजनाओं, नीतियों, दिशा निर्देशों इत्यादि का कार्यान्वयन नहीं किए जाने पर स्वतः संज्ञान लेता है। बाल दुर्व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा उठाए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। दिल्ली और एनसीआर से बचाए गए दुर्व्यापार से बचे बच्चों को वापस लाने के लिए बचाव के बाद की प्रक्रिया हेतु आदर्श मानक संचालन प्रक्रिया, बाल दुर्व्यापार और शोषण की रोकथाम के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को विनियमित करने के लिए राज्य को दिशा निर्देश जारी करना, अखिल भारतीय स्तर पर बाल दुर्व्यापार से निपटने के संबंध में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर जानकारी और सह जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करना। हमारे देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोर्स हॉटस्पॉट राज्यों के एससीपीसीआर के साथ बाल दुर्व्यापार के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल बैठकें आयोजित करना। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद बाल दुर्व्यापार रोकने पर सलाह और सिफारिशें। भारत के सीमावर्ती और आसपास के जिलों में बाल दुर्व्यापार से निपटने के लिए बाल तस्करी से आजादी पर अभियान को एनसीपीसीआर ने 30 जुलाई 2022 को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया।
इस अवसर पर एनसीपीसीआर ने भारत के 75 सीमावर्ती जिलों में 25 दिनों का लंबा अभियान अर्थात बाल तस्करी का मुकाबला, बाल तस्करी से आजादी शुरू किया। यह अभियान चिन्हित किए गए जिलों के प्रथम उत्तरदाताओं जैसे कि विशेष किशोर पुलिस एककों, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने पर केंद्रित था। इस अभियान के विस्तार के रूप में आयोग ने मई 2024 से भारत के 100 सीमावर्ती और निकटवर्ती जिलों में इसी प्रकार का अभियान शुरू किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने हेतु प्रयास से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा कि भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। क्या मंत्रालय ने जनजातीय, घुमंतू और स्वदेशी समूहों के विकास को सुनिश्चित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक पहल के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई रूपरेखा या कार्य योजना तैयार की है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? क्या मंत्रालय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य मंत्रालयों, नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? इस सवाल का जवाब दिया जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के ने। उन्होंने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में योगदान दे रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने DAPST के तहत विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए 2 मिशन शुरू किए हैं। 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। PM जनमन के उद्देश्यों को 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। DAJGUA का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच और 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपायों के माध्यम से संतृप्त करना है। मंत्रालय इन अभियानों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों, नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान के तहत उनके प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रावधान के तहत वित्त पोषण का उद्देश्य राज्य को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य द्वारा शुरू की जाने वाली विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाना है। वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत सरकार ने 440 EMRS स्थापित करने का निर्णय लिया। 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS होगा। 2019 से पहले शुरू में 288 EMRS स्कूलों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था। मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3,05,000 अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 EMRS स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं लागू भी करता है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति,
अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों की उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यता वृत्ति और छात्रवृत्ति। इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी 2 एजेंसियों अर्थात भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता के अंतर्गत राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को मजबूत किया जा सके। अनुसंधान और दस्तावेजीकरण गतिविधियों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय त्योहारों के आयोजन, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन के लिए यात्राओं और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में परियोजनाएं चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करता है और इसके अलावा भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार खानाबदोश जनजातियों का विषय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को आवंटित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विमुक्त खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड के माध्यम से विमुक्त जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना को लागू कर रहा है। इसके अलावा पात्र डीएनटी छात्र इसकी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हैं, जैसे ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए उच्च श्रेणी के स्कूली शिक्षा और ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की कॉलेज शिक्षा। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भिखारी मुक्त क्षेत्र से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा कि क्या जनगणना 2011 के अनुसार भिखारियों की कुल संख्या 4.1 लाख से ज्यादा हो चुकी है? यदि हाँ, तो देश भर में भीख मांगने के कार्य में शामिल बच्चों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है? पिछले 5 वर्षों के दौरान देश भर में भिखारी मुक्त घोषित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? क्या किसी स्थान को भिखारी मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए भिखारियों के पुनर्वास में कोई प्रशिक्षण या शिक्षा शामिल है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब दिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 4,13,670 भिखारी, बेसहारा, बेघर या आवारा लोग हैं। उसके बाद से कोई जनगणना नहीं की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 2023 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल की भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक सुधार उप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। अभी तक इस योजना के तहत किसी भी शहर क्षेत्र को भिखारी मुक्त घोषित नहीं किया गया है। इस योजना का फोकस देश को भिखारी मुक्त बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास और शिक्षा के माध्यम से चिकित्सा देखभाल, भोजन, आश्रय परामर्श और पुनर्वास जैसी आवश्यक सहायता प्रदान करना है। सरकार बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए पुनर्वास का दृष्टिकोण अपनाती है। भीख मांगते हुए पाए जाने वाले बच्चों को या तो उनके परिवारों से मिलवाया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्रों या स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है या जिला बाल कल्याण समितियों की देखरेख में रखा जाता है। इन उपायों का उद्देश्य उन्हें स्थायी वातावरण, शिक्षा और भीख मांगने के चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों
और उनसे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। कार्यक्रम के इस हिस्से में सवाल लोकसभा से जुड़े हुए हैं। ये सवाल जुड़ा है आर्टेमिस कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद खगेन मुर्मू ने। उन्होंने अंतरिक्ष विभाग से पूछा कि क्या इसरो की आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है। क्या भारतीय अंतरिक्ष यात्री नासा के रॉकेटों से उड़ान भर रहे हैं, यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आर्टेमिस समझौता आर्टेमिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के इरादे से सिविल अन्वेषण और बाहरी अंतरिक्ष उपयोग के संचालन में वृद्धि हेतु सिद्धांतों, दिशा निर्देशों और सर्वोत्तम पद्धतियों का एक व्यावहारिक समूह है। भारत 21 जून 2023 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके 27वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। हालांकि भारत नासा के नेतृत्व वाले आर्टेमिस कार्यक्रम में भागीदार नहीं है, जो नासा के नेतृत्व में एक मिशन संचालित पहल है, जिसका उद्देश्य मानव को चंद्रमा और उससे आगे भेजना है। भारत ने अपने अंतरिक्ष विजन 2047 के तहत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अपने स्वयं के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। इसमें चंद्र अन्वेषण के लिए चंद्रयान श्रृंखला और भारतीय अंतरिक्ष केंद्र तक ले जाने वाले गगनयान निरंतरता कार्यक्रम जैसे मिशन शामिल हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रगति के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। तथापि इसरो भविष्य में आर्टेमिस कार्यक्रम में भागीदारी की संभावनाओं का पता लगाएगा। मेमर्स एक्सियोम स्पेस INC यूएसए के साथ अंतरिक्ष उड़ान करार के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए आगामी इसरो नासा संयुक्त मिशन हेतु स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई गई है। यह प्रमोशन 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान होने की उम्मीद है। आज के कार्यक्रम से जुड़ा अगला सवाल है अधिकतम खुदरा मूल्य के अंतर को समाप्त करने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद शेर सिंह घुबाया ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार देश के बड़े मॉल और बाजार की अन्य दुकानों के बीच अधिकतम खुदरा मूल्य के अंतर को समाप्त करने का विचार कर रही है। यदि हाँ तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है और इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। क्या सरकार की मूल्य निर्धारण नीति को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है, यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री BL वर्मा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के नियम 18(2) में प्रावधान है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पैकबंद रूप में वस्तुओं को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 36 में अधिनियम और विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में MRP से ज्यादा कीमत पर पैकबंद वस्तुओं की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। राज्य सरकारें विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान का पालन न करने पर निरीक्षण करती हैं और जुर्माना लगाती हैं। नियम 18(2) का में प्रावधान है कि कोई भी विनिर्माता, पैककर्ता या आयातक एक समान पूर्व पैक बंद वस्तु के लिए अलग अलग MRP घोषित नहीं कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग जागो ग्राहक जागो के तत्वाधान में देश भर में मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न कर रहा है।
इसके लिए वह ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, मेले और त्योहारों जैसे पारंपरिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का उपयोग करके देश के हर उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। सरल संदेशों और जिंगल्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार प्रथाओं, उपभोक्ता मुद्दों और निवारण की व्यवस्था के बारे में जागरूक किया जाता है। विभाग स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान भी जारी कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के तहत विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों, मानकों, निवारण तंत्र आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए T20 विश्व कप के दौरान ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से अभियान चलाया। IVRS डायरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, पंचायतों के साथ पैन इंडिया इंटरेक्टिव सेशन जो अभी भी जारी है, ये अभियान लगातार चलाया गया है।